हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एंटिसिपेटेड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट्स, फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। क्लोथ्स आर नेसेसरी फॉर अस। क्लोथ्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स। नीट, tidy and comfortable clothes also contribute to good health. We all dress according to latest fashions and customs, but our clothes should never be too tight. The clothes should be loose enough to allow free movement and growth of the body. इसको समझते हैं कि जो कपड़े हैं आपके ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। क्लोथ्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखते हैं। किससे बचाते हैं? हीट से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, बारिश से बचाते हैं, डस्ट से बचाते हैं और इंसेक्ट से भी बचाते हैं। नीट, टाइडी एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स ये कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें? अच्छी हेल्थ में, अच्छी सेहत में। वी ऑल ड्रेस अकॉर्डिंग टू हम कैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे हमारा लेटेस्ट फैशन होता है उसके हिसाब से हमारा ड्रेसिंग सेंस होता है एंड कस्टम्स। बट आवर क्लोथ्स शुड, हमारे कपड़े इतने भी टाइट नहीं होने चाहिए कि वो हमें आए ना, थोड़े देखने में भद्दे भी नहीं लगने चाहिए वो। द क्लोथ शुड बी, वो इतने थोड़े लूज होने चाहिए ताकि वहाँ से फ्री मूवमेंट हो, ग्रोथ होती है, ग्रोथ होनी चाहिए आपकी बॉडी की। तो ये बताया गया इसमें। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ओकेजन्स। People living in hot countries wear very light clothing. During summer, we should wear loose-fitting cotton clothes to keep the cool. Cotton clothes are light and allow the body heat to escape. Air circulates freely through them, and we feel cool. Cotton clothes also absorb sweat easily and do not irritate the skin. इसको समझते हैं कि अगर हम बात करें लोगों की, पूरे अगर विश्व की बात करें हम, वहाँ पे जो लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कपड़े पहनते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की कैसी है, कैसे ओकेजन पे वो कपड़े पहन रहे हैं। जो लोग रहते हैं ना हॉट कंट्रीज में, गर्म जो कंट्रीज हमारी, वो कैसे कपड़े पहनते हैं? लाइट क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, ताकि कॉटन क्लॉथ क्या करते हैं? हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं। ड्यूरिंग समर वी वियर लूज फिटिंग कॉटन क्लोथ हम पहनते हैं, इससे क्या होता है? हमारी बॉडी ठंडी रहती है। कॉटन क्लोथ्स कैसे होते हैं? लाइट होते हैं और बॉडी को अलाउ करते हैं हीट को टू एस्केप। एयर वहाँ से जो एयर होती है वो सर्कुलेट कर लेती है फ्रीली, एंड उससे क्या हम कैसा महसूस करते हैं? ठंडा महसूस करते हैं। कॉटन क्लोथ्स ऑल्सो ऑब्जॉर्व, स्वेट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं ईजिली, और वहाँ से हमारी जो स्किन होती है उसको इरिटेशन फील नहीं होता है। तो ये है इसमें। फैब्रिक्स लाइक poplin and khadi are best during summer. We should wear white and light colored clothes in summer because these clothes do not absorb much heat. In the rainy season also we should wear cotton clothes as they absorb the sweat. जो हमारे फैब्रिक्स है पॉपलिन और जो खादी है, ये समर के लिए सबसे बेहतर है। वी शुड वियर वाइट और लाइट कलर क्लोथ हमें पहननी चाहिए समर में। दीज क्लोथ क्या करते हैं? डू नॉट, ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व नहीं करते। कहाँ पे? इन द रेनी सीजन के अंदर भी, बारिश वाले मौसम में भी हमें क्या कैसे कपड़े पहनने चाहिए? वी शुड वियर कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए क्योंकि वो स्वेट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड कंट्रीज वियर क्लोथ्स मेड फ्रॉम द फर एंड स्किन ऑफ एनिमल्स इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्फ वार्म। इन विंटर वी ऑल वियर वुलन क्लोथ्स, जर्सी, कोट्स, सॉक्स, कैप्स एक्सेट्रा। मतलब जो लोग आपके कहाँ पे ठंडी जगहों पे रहते हैं, ठंडी कंट्रीज में रहते हैं, वो कैसे वो कपड़े जो पहनते हैं ना वो किससे बने होते हैं? फर से बने होते हैं, स्किन ऑफ एनिमल से बने होते हैं, ताकि उनकी बॉडी कैसी रहेगी? गर्म रहेगी। अगर हम विंटर की बात करें, अगर हम सर्दियों की बात करें, हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लोथ हम पहनते हैं। कौन कौन से? जर्सी पहनते हैं हम, कोट पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, कैप्स एक्सेट्रा। तो ये है इसमें। फाइबर्स, ए फाइबर इज अ थ्रेड विच इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल इनफ टू मेक क्लोथ्स। It is a hair-like strand from which all fabrics are made. Fibers are spun into threads and later they are worn into clothes with the help of looms or weaving machines. फाइबर क्या होता है? एक प्रकार का थ्रेड होता है आपका, जो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वहाँ से कपड़े बनाए जा सकते हैं। इट इज़ अ हेयर लाइक स्ट्रैंड है फ्रॉम विच ऑल फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। फाइबर्स आर स्पन इनटू थ्रेड में उसको करा जाता है। लेटर दे आर वोन इनटू क्लोथ्स विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से कराते हैं? ब्लॉसम्स और वीविंग मशीन्स के द्वारा करा जाता है। तो ये बताया गया इसमें। सोर्सेज ऑफ फाइबर्स टू मेक फैब्रिक्स वी गेट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स
an animal. These are called natural fibers. Cotton and jute are examples of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. Plant fibers are cellulose base, whereas animal fibers are protein base. मतलब अगर हमें फैब्रिक्स बनाने हैं, वी गेट फाइबर कहाँ से मिलता है? प्लांट और एनिमल से मिलता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर है. कॉटन जूट आर एग्जाम्पल्स है फाइबर्स के, जो किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है. वूल एंड सिल्क ऐसे फाइबर जो जो हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं. प्लांट फाइबर्स आर सेलुलस बेस होते हैं, और एनिमल फाइबर क्या होता है? प्रोटीन बेस होते हैं. In addition to plants and animals, fabric is also made from artificial fibers or synthetic fibers such as rayon, nylon, and Darcon. These fibers are obtained from petroleum by complex chemical processes. अगर हम बात करें प्लांट और एनिमल की, फैब्रिक्स किससे बनाए जाते हैं? फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर से या फैब्रिक सिंथेटिक फाइबर से. कौन कौन से है? जैसे रेयन है, नाइलॉन है और डरकॉन है. दीज फाइबर कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? पेट्रोलियम से होते हैं. कैसे होता है? एक बहुत क्या है, कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है. तो ये बताया गया इसमें. अब समझते हैं प्लांट फाइबर्स. द फाइबर्स ऑब्टेन फॉर प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स. कॉटन, जूट, कोयर, फ्लैक्स, हेम्प आर एग्जाम्पल यूज देन एनिमल फाइबर्स. लेट अस स्टडी मोर अबाउट दिस फाइबर्स. तो फाइबर हमें मिलते हैं प्लांट से, उन्हें क्या बोलते हैं? प्लांट फाइबर, क्योंकि वो हमें कहाँ से मिले हैं? प्लांट से मिले हैं. कॉटन, जूट, कोर, फ्लैक्स, हेम्प ये सारे एग्जाम्पल्स है यूज एन एनिमल फाइबर्स में. अब हम समझते हैं कॉटन. कॉटन प्लांट इज ए बुशी प्लांट ऑफ 5 to 6 feet हाइट विद ब्रॉड 3 lobed ग्रीन लीव्स. इन इंडिया कॉटन इज मोस्टली ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा. कॉटन प्लांट कैसा है? बुशी प्लांट होता है, 5 से 6 फीट की हाइट होती है इसकी, विद ब्रॉड 3 lobed ग्रीन लीव्स होती हैं इसकी. अगर हम इंडिया की बात करें, कॉटन जो है आपका वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में और हरियाणा के अंदर. द कॉटन प्लांट बियर्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्रीन पोर्ट्स कॉल्ड कॉटन बोल्स. द बोल्स कंटेन सीड कवर्ड विद white fibers. When the cotton bolls mature, they burst, exposing the white fiber of cotton. The cotton is usually hand-picked from the plant. The picking lasts for about 1 month as the ball keep on maturing. The cotton plant क्या करता है? बियर करता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्रीन पोर्ट्स होते हैं, उसे हम कॉटन बोल्स बोलते हैं. द बॉल में क्या होता है? क्या कंटेन करते हैं वो? सीड कवर विद वाइट फाइबर्स होती है उसमें. When the cotton ball मैच्योर हो जाती हैं, they burst exposing the white fiber of cotton. वो उसको एक्सपोज कर देती है. द कॉटन इज यूजुअली हैंड पिक्ड होती है, फ्रॉम द प्लांट से निकाल लेते हैं हम. द पिकिंग लास्ट ऑफ अबाउट 1 month तक उसको रखते हैं एज द बॉल्स कीप ऑन मेच्योर, जब तक वो हो जाती हैं. तो ये बताया गया आपको कॉटन के अंदर. अब समझते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर कॉटन कल्टीवेशन. कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉयल एंड एलुवियल सॉयल. इट नीड्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड preferable mind, cool and dry climate. It need a fair amount of irrigation during various stages of growth. It is grown in India between May and September. The harvesting began from October. कॉटन कहाँ पे कैसे सॉइल के अंदर ग्रो होता है? ब्लैक और एलुवियल सॉइल में. इसको क्या चाहिए? प्लेंटी ऑफ सनलाइट चाहिए, प्रेफरेबल माइंड एंड कूल एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है इसमें. इट नीड ए फेयर अमाउंट ऑफ, इसका इरीगेशन चाहिए, सिंचाई चाहिए इसमें. कब? जब उसकी ग्रोथ हो रही है. तो इट इज ग्रो इन इंडिया में वो ग्रो होता है बिटवीन कब? मई एंड सितंबर में. और जो उसकी हार्वेस्टिंग बिगेन होती है वो अक्टूबर से होती है, जो कटाई का पीरियड स्टार्ट होता है. तो ये बताया गया इसमें. अब हम समझते हैं प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग कॉटन यार्न फ्रॉम कॉटन फाइबर. पहला इसका प्रोसेस जो है इसका गिनिंग. गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड फ्रॉम द कॉटन फाइबर. इट इज डन बाय पासिंग हार्वेस्टेड कॉटन थ्रू रोलर गिन्स. Ginning was traditionally done by combining manually. The fibrous material left after separation cotton seed is called lint. The lint is then tied and pressed into bales. Each bale of cotton generally weighs 200 kgs. गिनिंग क्या एक प्रोसेस है आपका, वहां से रिमूव करता है कॉटन सीड को. कहाँ से? कॉटन फाइबर से. ये कैसे करा जाता है? बाय पासिंग हार्वेस्टेड कॉटन को करते हैं. कहाँ से पास कराते हैं? रोलर गिन्स से होते हैं, इसके रोलर होते हैं, वहां से पास कराते हैं. गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय कंबाइनिंग मैनुअली, इसको करा जाता था. द फाइब्रस मटीरियल लेफ्ट आफ्टर, जो फाइब्रस मटीरियल होता था उसको छोड़ देते थे सेपरेशन के बाद.
उसको क्या बोलते थे, लिंट बोलते थे। द लिंट इज देन टाइट, उसको टाइट करा जाता था फिर प्रेस करा जाता किसमें, बेल्स में। ईच जो बेल होता था कॉटन जनरली कितने वेट का होता था वो, 200 kgs का होता था। तो ये बताया गिनिंग वाली प्रोसेस में। अब जानते हैं स्पिनिंग। द लिंट इज डायरेक्टली स्पन इनटू yarn और स्पिनिंग व्हील्स, चक्रा और हैंड स्पिंडल कॉल्ड तकली। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग इज डन ऑन लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। जो लिंट इज डायरेक्टली स्पन करते थे किसमें, यार्न में, ऑन स्पिनिंग व्हील्स में, चक्रा बोलते थे उसे, और हैंड स्पिंडल को तकली। द प्रोसेस था ना मेकिंग यार्न का बनाने का, किससे, फाइबर से, उसे हम क्या बोलते थे, स्पिनिंग। स्पिनिंग करते थे बड़े स्केल पे विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से करते थे, स्पिनिंग मशीन के द्वारा करते थे। तो ये बताया गया किसमें, स्पिनिंग में आपका। yarn to fabrics, weaving and knitting are two most important processes which are used for making fabric from the yarn. weaving and जो knitting है सारे ये क्या है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो यूज करे जाते हैं किसके लिए, फॉर मेकिंग फैब्रिक बनाने के लिए, किससे, यार्न से। तो ये बताया गया इसमें। weaving, the process of making two sets of yarns together to make fabric is called weaving. It is done by weavers on a machine called loom. The looms are either hand operated और power operated. इसको समझ लेते हैं। जो प्रोसेस है ना किसका, वीविंग का, और मेकिंग टू सेट ऑफ yarn बनाते थे टुगेदर, एक साथ, उससे क्या बनाते थे, फैब्रिक बनाते थे, उसे वीविंग बोलते थे। इट इज डन बाय, कौन करता था, वीवियर करता था, मशीन पे करता था वो काम, उसे हम लूम बोलते थे। द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटेड होता था या पावर ऑपरेटेड, मतलब या तो हैंड लूम था वो या पावर ऑपरेटेड था। तो ये बताया गया किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ वीविंग। knitting, during knitting a single yarn is used to make a piece of fabric. It is done by hand and also on machines. Thus weaving and knitting are used to make different kinds of fabrics which are then used for a variety of clothing items. तो ड्यूरिंग नीटिंग में क्या था, सिंगल यार्न का इस्तेमाल करते थे, वहाँ से क्या बनाते थे, टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक बनाते थे, वो करा जाता था। इट इज़ डन बाय हैंड के द्वारा करा जाता था, और मशीन पे भी उसका काम करा जाता था। वीविंग थे, नीटिंग थे, इसका इस्तेमाल करते थे टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक बनाते थे, विच आर देन उसका यूज़ करते थे फॉर ए वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम के लिए। तो ये बताया गया इसमें। अब देखते हैं आगे, यूजेज ऑफ कॉटन। इट इज़ यूज एज फिल्टर्स इन पिलोज, क्विल्ट्स एंड मेट्रेसेस। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सर्जिकल बैंडेज। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग धोती, साड़ीज, बेडशीट, टेबल क्लॉथ्स एंड सो ऑन। इसका इस्तेमाल करते हैं कॉटन का किस बनाने किस में करते हैं, पिलोज में, क्विल्ट्स में और मेट्रेसेस में। इसका इस्तेमाल करा जाता है फॉर मेकिंग सर्जिकल बैंडेज बनाने में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग, धोती बनाने में काम आता है कॉटन, साड़ी बनाने में, बेडशीट बनाने में, टेबल क्लॉथ, ये सब बताया गया इसमें। अब हम पढ़ते हैं जूट के बारे में। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इन इंडिया इट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल एंड थाईलैंड आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। इट इज़ वन द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर्स। जूट फाइबर कहाँ से मिलता है हमें, फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट से मिलता है। अगर हम इंडिया की बात करें, वो कहाँ उगाया जाता है जूट, वेस्ट बंगाल में, असम में, बिहार में, इंडिया में, बांग्लादेश में, चाइना में, नेपाल में, थाईलैंड। इसके क्या हैं, मेन प्रोड्यूसर्स हैं इसके जूट के। इट इज़ वन द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है। जूट इज सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन में भी उसको उगाते हैं। जूट प्लांट इज 8 to 10 feet हाई। इट बियर्स येलो फ्लावर्स। It is normally harvested when it is in a flowering state. The stalks of the plant are tied into bundles and immersed in stainless pond water for about 20 days. जूट कहाँ सोन होता है, रेनी सीजन में। जूट प्लांट इस कितना बड़ा होता है वो, 8 से 10 फीट की इसकी ऊंचाई होती है। इट बियर्स येलो फ्लावर्स आते हैं इसमें। इट इज़ नॉर्मली हार्वेस्ट कराता है व्हेन इट इज़ इन फ्लावरिंग स्टेज पे होता है वो। द स्टेक ऑफ द प्लांट टाइट, उसको बंडल में टाइट करा जाता है और इमर्स करा जाता है किसमें, स्टेनेज पॉन्ड वाटर में। कितने दिन के लिए रखा जाता है, फॉर अबाउट 20 डेज में। तो ये बताया गया किसमें, जूट में। नेसेसरी कंडीशन फॉर जूट कल्टीवेशन। जूट इज सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन। इट ग्रोज बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट वेयर द एनुअल रेनफॉल इज 150 सेंटीमीटर और मोर। इट ग्रोज वेरी वेल इन एलुवियल सॉयल एज वेल एज लूमी सॉयल। इट बिकम्स रेडी फॉर हार्वेस्टिंग अबाउट 3 to 4 months। जूट कैसे सोन होता है, रेनी सीजन में। इट ग्रो बेस्ट होता है किसमें, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में, जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होती है कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर होती है, उससे ज़्यादा होती है। इट ग्रोज वेल होता है किसमें, अच्छा
पैदा होता है किसमें, एल्यूवियल सॉइल में एज वेल एज लोमी सॉइल के अंदर। इट बिकम्स रेडी होता है आफ्टर हार्वेस्टिंग, कब, आफ्टर 3 से 4 महीने के बाद। तो ये किसमें बताया गया, नेसेसरी कंडीशन फॉर जूट कल्टीवेशन में। यूजेस ऑफ जूट, इट इज यूज फॉर मेकिंग बैट्स, कारपेट्स, कर्टेन, रोप्स एक्सेट्रा। इट इज यूज फॉर मेकिंग क्लोथ, फॉर रैपिंग bales of raw cotton, and to make sacks for storing grains. It is used for making wall hanging for decoration. जूट का किस में इस्तेमाल करा जाता है, फॉर बैग बनाने में, कारपेट में, कर्टेन में, पर्दे बनाने में या रस्सी बनाने में। इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग क्लोथ, फॉर रैपिंग बेल्स और रॉ कॉटन, टू मेक क्या, वो जो स्टोरिंग जो गनी बैग्स होते हैं, जो उसके बैग्स होते हैं, उसमें जूट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वॉल हैंगिंग, फॉर डेकोरेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बताया गया इसमें। कोर फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट एज शोन इन। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कारपेट्स, बैग्स, मैट्रेसेस एंड पिलोज। कोर फाइबर कहाँ से ऑब्टेन होता है, आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट से होता है। इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग कारपेट बनाने में, बैग बनाने में, या मैट्रेसेस बनाने में, या पिलो बनाने में। तो ये बताया गया इसमें। अब आता है हेम फाइबर। हेम फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेम प्लांट। It grows well in loamy soil. It is tough and used to make ropes, carpet, socks, bags, clothes, and papers. A special kind of plastic is also made from hemp fiber. Hemp fiber कहाँ से ऑब्टेन होता है, hemp plant से। It grow well किस में करता है, loamy soil में। ये कैसा टफ है और यूज टू मेक, रस्सी बनाने में, कारपेट बनाने में, सॉक्स बनाने में, बैग्स बनाने में, क्लोथ्स बनाने में, पेपर बनाने में काम आता है। स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक, वो भी बनाया जाता है किससे, हेम्प से, फाइबर से। तो ये बताया गया इसमें। अब आते हैं फ्लेक्स की बात। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लेक्स प्लांट। द फैब्रिक मेड फ्रॉम द फ्लेक्स फाइबर इज कॉल्ड लिन। इट इज सुपीरियर फाइबर विच ईल्ड फाइन फैब्रिक्स। इट इज यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स, रोब्स एंड हाई क्वालिटी पेपर। इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, कहाँ से ऑब्टेन होता है, फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लेक्स प्लांट से। द फैब्रिक जो बनती है फ्रॉम द फ्लेक्स फाइबर से, उसके क्या बोलते हैं, लिन बोलते हैं। इट इज सुपीरियर फाइबर होता है विच ईल्ड फाइन फैब्रिक्स। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, फॉर मेकिंग क्लोथ्स बनाने में, रोप्स बनाने में, एंड हाई क्वालिटी पेपर बनाने में। तो ये बताया गया किसमें, फ्लेक्स में। अब आता है रेमी। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द रेमी प्लांट। इट्स फाइबर इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैनवस, फिशिंग नेट्स, पैराशूट्स एंड सीविंग थ्रेड। ये किससे ऑब्टेन होता है, फ्रॉम द स्टेम ऑफ द रेमी प्लांट से। इट्स फाइबर इज यूज किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैनवस, फिशिंग नेट, पैराशूट्स एंड स्विमिंग थ्रेड्स। तो ये बताया गया किसमें, रेमी में। अब आता है सीसल। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द सीसल प्लांट। द फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स एंड डार्ट बोर्ड्स। कहाँ से ऑब्टेन होता है, फ्रॉम द लीव्स ऑफ द सीसल प्लांट से। फाइबर का जो इस्तेमाल करते हैं फॉर रस्सी बनाने के लिए एंड डार्ट बोर्ड्स बनाने के लिए। तो ये बताया गया इसमें। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। प्रिमिटिव मैन एंड वुमेन हैज नो आइडिया अबाउट क्लोथिंग एंड वर at the mercy of weather. During the Stone Age, humans started covering their body with big leaves or bark of trees and animal skins or fur to keep themselves warm. Later on, when human beings turned into agriculturists, they learned to weave, twist, and grasses into fabric. The early men used cotton as well as flax for making fabrics. They used to wear unstitched clothes because stitching was not known. अब समझते हैं, मैन एंड वुमेन कोई आइडिया नहीं था पहले के टाइम में। मैन एंड वुमेन को कोई आइडिया नहीं था किसको लेके, कपड़ों के लेके। और वो वेदर के अकॉर्डिंगली वो कपड़े पहनते थे। जब स्टोन एज आई, ह्यूमन स्टार्टेड कवरिंग देयर, उन्होंने क्या करा, अपनी बॉडी को ढकना शुरू करा, अपनी बॉडी को कवर करना शुरू करा। कैसे, बड़ी बड़ी पत्तियों के साथ, और जो पेड़ की जो छाले होती है ना, छाल होती है, बार्क, उससे कवर करने की कोशिश करी, या एनिमल की स्किन से कवर करने की कोशिश करी, या फर से कवर करने की कोशिश करी, ताकि वो अपनी बॉडी को कैसा रख सकें, गर्म रख सकें। आगे चलते चलते ह्यूमन बीट किस में बदले, वो उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी। दे लर्न टू वीव ट्विंस एंड ग्रासेस इनटू फैब्रिक। उन्होंने ट्विंस और ग्रासेस को किस में बदला, फैब्रिक्स में। द अर्ली मैन यूज क्लोथ, कॉटन का इस्तेमाल करते थे, एज वेल एज फ्लैक्स का इस्तेमाल करते थे, किसके लिए, फैब्रिक बनाने के लिए। दे यूज टू वियर अनस्टिच क्लोथ, वो पहनते थे, क्योंकि उस टाइम पे स्टिचिंग तो पता ही नहीं थी किसी को। तो आई होप आपको ये हमारी ये केमिस्ट्री की वीडियो पसंद आई हो। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, या अपनी फैमिली के साथ।